पाकिस्तान की एलीट ये क्यों समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस उनके ऊपर एक वॉलंटरी तौर पे लागू होते हैं या रूल ऑफ लॉ के वो पाबंद नहीं हैं? अगर हम देखते हैं बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब के ऊपर जो 4 साल पुराना डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, मलिक रियाज और बहरिया टाउन उस डिसीजन पे कितना पाबंद रहे हैं, यही जानने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस केस को दोबारा रिव्यू प्रोसेस के अंदर लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत एक अच्छी चीज की है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि उन्होंने मुल्क का खजाने को बचाने के लिए मलिक रियाज के पीछे दोबारा पड़े हैं कि वो 460 बिलियन डॉलर जो लेकर भागे हैं मुल्क से वो वापस करें और उस जमीन को फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर सरकार को पैसे दिए जाएं। लेकिन हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्या कंडीशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो एलीट को इजाजत देती हैं कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इतना लाइटली लें। अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखते हैं तो हम इस चीज पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो एलीट है वो हमेशा से पॉलिटिकली सिक्योर रही है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं वो पावर पॉलिटिक्स के डोमेन के अंदर आती हैं। पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई अवाम की पार्टी, एक मिडिल क्लास, एक वर्किंग क्लास की पार्टी शेप नहीं ले पाई। और इसी वजह से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विल एग्जिस्ट नहीं करती रिफॉर्म्स की या इवन रेवोल्यूशन की, तो उसकी बुनियादी वजह यह होती है। तो जब आपके मुल्क के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल अपैरेटस या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो मलिक रियाज जैसे शख्सियात को रिलीफ प्रोवाइड करें। फर्क नहीं पड़ता कि वो नून लीग है, फर्क नहीं पड़ता वो जरदारी हैं या वो इमरान खान साहब खुद हैं। हर हुकूमत, हर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी ने आकर बड़े बड़े जागीरदारों को, बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स को ना सिर्फ रिलीफ दी, उनको कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जाने पर कॉन्फिडेंस भी फराहम किया। इस हद तक कि जो ब्रिटिश क्राइम एजेंसी के पैसे हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर ताकि वो इस जुर्माने को की तरफ भरे जाएं मलिक रियाज के एसेट्स के तौर पे। ये वो पैसे हैं जो ब्रिटेन ने मलिक रियाज से कॉन्फिस्केट किए थे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि नाजायज उनकी इनकम है के पार्ट हैं। और वो मलिक रियाज साहब इतने धड़ल्ले से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत के नीचे कोर्ट का जो अपना जुर्माना है उसके तरफ उन्होंने पेमेंट लगवा दी। तो जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन इतनी बुरी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमों के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते कि उनकी मर्सी, कि उनकी गुडविल, कि वो अपना काम दिलेरी से करें, इनकरप्टेबल हों और काबिल भी हों टू द बूट। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर आप एक काबिल इंसान भी हैं जो करप्शन नहीं करना चाहते और सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके पास कोई बैकिंग नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको बैक करेगा ताकि आप अपना काम दिलेरी से कर सकें, ताकि आप एलीट के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा सकें जिसके अंदर मुल्क का फायदा है, जिसके अंदर अवाम का ब्रॉडर बेनिफिट है और एलीट करप्शन को कम करता है। और उसकी बुनियादी वजह वंस अगेन यही है कि जो बंदा करता है अल्लाह से वो बहुत सिक्योर है, वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आपने मुल्क को डेवलप करना है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो जो तरक्की याफ्ता कंसिडर किए जाते हैं, तो आपको भी एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी जो ब्रिटिश लेबर पार्टी की तरह हो, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह हो, जिसका मकसद ही ये हो कि जो वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास इंटरेस्ट है, जो एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट ही ये है कि करप्शन को कम किया जाए, कंट्रोल में लाया जाए, डेवलपमेंट शुरू की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन की जाए दौलत की एक बेहतर तरीके से, जिसके अंदर आखिरकार आपकी 2 से 3% आबादी, 80 से 90% शहरी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक ना हो। इस सीरीज ऑफ रिफॉर्म पास किए बगैर पाकिस्तान की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान ने मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक एक ही इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया है जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। कर्जे लेके चीजें बाहर से इंपोर्ट करके खा के ग्रोथ की है, लेकिन उन कर्जों को वापस
भी करना पड़ता है, और फिर जब मुल्क के ऊपर गुजरती है, जब आपके पास कोई प्रोडक्टिव मींस नहीं होता एक्सपोर्ट जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का, फिर आपके पास कोई तरीका भी नहीं होता इन कर्जों को वापस करने का, जिससे पाकिस्तान की जो आज की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खुलती है। एक तरफ आपके प्रोडक्टिव एसेट्स और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स भी दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है इलीट के हाथ के अंदर, दूसरी तरफ आपके ऊपर कर्जे इतने ज्यादा चढ़ चुके हैं कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की वजह से कि जब तक आप एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी नहीं करते, तब तक इकोनॉमिक इंजन दोबारा किक स्टार्ट नहीं होता कि दोबारा एक दफा फिर पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाए। ये तो हो गई बुनियादी चीज जो फंडामेंटली करने की जरूरत है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं उन चीजों की जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करता है, और वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप हो, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, जितने भी ममालिक ऐसे हैं जो दुनिया पे अभी इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, बेशक वो गोरे ममालिक नहीं है, वो ममालिक हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के नीचे नहीं किया, सोशलिस्ट गवर्नमेंट के नीचे नहीं किया, एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर ही उन्होंने इस किस्म की पॉलिसीज को लेकर आया, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म को भी कैटर किया गया, उसके बाद हैवी इंडस्ट्री का प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया, और ये पाकिस्तान में भी पॉसिबल है। लेकिन वंस अगेन इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल सिर्फ और सिर्फ वो पार्टी जनरेट कर सकती है जो एट द एंड ऑफ द डे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे, आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि एक अमीर बंदे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसे फैक्ट्री लगाने का, जब वो जमीन खरीद के बैठ जाए उसके ऊपर और अगले साल उसकी प्राइस डबल हो जाए। ये मसला नौकरी, घर, एक इज्जतदार जिंदगी का मसला, एक आम बंदे का मसला इस मुल्क के अंदर, ये अमीरों का मसला हरगिज नहीं है।